हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। दोस्तों, इस सीरीज में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने आयतन, क्षेत्रफल और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के चैप्टर को बेसिक से पूरा सीख लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है आयतन से, और ये क्वेश्चन आरआरसी जयपुर ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखिए, ये है दोस्तों एक घन। याद रखिएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। क्या कहा मैंने? घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर। ठीक है, इस घन की भुजा को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। अब उसने क्या कहा सवाल में? एक घन तथा इसमें ठीक तरह से फिट हो जाने वाले गोले, यानी कि इस घन के अंदर दोस्तों एक गोला रख रहा है वो। ठीक है ना, इस घन के अंदर एक गोला रख रहा है और कह रहा है कि इस घन के आयतन और इस गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आपको समझाने के लिए देखिए, मैं इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार बनाता हूँ। देखिए, यदि आप घन को सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा ये। ठीक है, ये हो गया दोस्तों घन। हम इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या बनाया उसने? एक गोले को फिट किया है जो इसमें पूरी तरह से फिट हो जाए। देखिए, ये गोला फिट हो गया। अभी मैंने आपसे क्या कहा? घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यदि इस भुजा को मैं ए कह दूं, ठीक है दोस्तों, यदि घन की भुजा को ए कह दूं तो मैं लिखता जाता हूं यहाँ घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा है ए। यदि घन की भुजा को मैं ए कह रहा हूं तो गोले का व्यास, देखिए गोला अंदर है तो गोले का व्यास कहाँ क्या होगा? यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? ये गोले का व्यास। तो दोस्तों, गोले का व्यास भी तो ए होगा। देखिए, जब ये दूरी ए है तो ये वाली दूरी भी ए होगी। तो गोले का व्यास क्या होगा? ए। गोले का व्यास क्या होगा? ए। अब देखिए, गोले की त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी। क्या? गोले की त्रिज्या, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। गोले की त्रिज्या, यह है त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, केंद्र से लेकर गोले की परिधि तक की दूरी, ये कहलाती है त्रिज्या। इस त्रिज्या को देखिए, ये त्रिज्या क्या होगी? व्यास का आधा। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, क्या होगी? व्यास का आधा। व्यास कितना है? ए। तो इसका आधा कितना होगा? a/2। तो हमें पता चल गया। देख दोस्तों, गोले का व्यास यदि a है तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? व्यास का आधा, यानी कि a/2। अब उसने कहा आपसे कि घन का आयतन और गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों कि आपको जब भी आयतन और क्षेत्रफल के क्वेश्चन दिखें तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं इनके फॉर्मूले। इनके फॉर्मूले आपको ठीक तरह से याद होने चाहिए। देखिए, घन का आयतन, घन का आयतन और गोले के आयतन का अनुपात बताना है। गोले के आयतन का अनुपात, गोले के आयतन, देखिए घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा का 3 बार गुणा, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ आपको सिर्फ वैल्यू रखने हैं। क्या? आपको केवल यहाँ वैल्यू रखनी है। देखिए, रखते हैं ए। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू। तो घन की भुजा तो ए ही है, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, अनुपात में 4/3 पाई आर। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है? a/2 लिख देते हम, और इसका होल क्यू। तो ए क्यू अनुपात में 4/3 पाई कितना हो जाएगा? ये ए का क्यू क्या होगा? ए क्यू, और बटे में 2 का क्यू कितना होगा? 8। देखिए, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा एक बार। ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया? 1 में पाई बटे 3 दूनी 6। इस पाई का गुणा हम यहाँ कर सकते हैं, कैंची गुणा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर 6 में पाई, यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों, कुछ बच्चों के मन में ख्याल आया होगा दोस्तों कि आपने इसको डायरेक्ट कैसे गुणा कर दिया।
तो देखिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि मैंने डायरेक्ट गुणा कैसे किया। ये लिखा है 1:π/6। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बटे में। तो देखिए बटे में हम इसे लिख सकते हैं। अब इस पूरी संख्या को यदि इसके गुणे में लेते हैं तो ये बटे में, जब इसको गुणे में लेते हैं तो ये पलट जाती है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 6π। ठीक है, अब कितना हो गया 6π हो गया। हम इसे दोबारा भी तो अनुपात में लिख सकते हैं। तो अनुपात में कैसे लिखेंगे 6:6:π। ठीक है ना, इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछा गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस में रखा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन है लाभ हानि से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं जो 8,625 रुपये में बेच दिए गए। यदि लाभ 15% मिला हो तो उनका क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, लाभ हानि का। लेकिन बस यहाँ सवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको एग्जाम में बिगाड़ने के लिए, घुमाने के लिए उसने ये लाइन लिख रखी है। देखिए 3 बक्सों में 10 पेंसिल हैं और उसमें 25 पैकेट है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिंपल सा दिया है आपको, देखिए कॉस्ट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको कितने दे रखा है इस पैकेट का 8,625। और इस पे लाभ कितना हो रहा है बेचने पर? लाभ हो रहा है आपको 15% का। और आपसे पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य बताइए, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, यदि वो हमसे पेंसिलों की संख्या पूछता या पैकेट पूछता तो हम इस लाइन पे ध्यान देते, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन उसने दिया कि ये इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है ना, और 15% लाभ कमा रहा है तो क्रय मूल्य उसने पूछा है हमसे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है कि यह देखिए आपको यहाँ घुमा रहा है और हो सकता है कि एग्जाम में आपको रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो यहाँ आप एक छोटा सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। मैं बार बार एक ही फॉर्मूला आपको सिखाता हूँ जिससे कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। देखिए फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस का 100 ± % बराबर सेलिंग प्राइस। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए क्रय मूल्य का 100 ± बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है ना, क्रय मूल्य का 100 ± बराबर विक्रय मूल्य। तो देखिए आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। का मतलब गुणा। देखिए जब लाभ होता है तो प्लस करते हैं 100 में और हानि होती है तो माइनस करते हैं 100 में से। यहाँ क्या हो रहा है 15% का लाभ तो 100 में जोड़ देंगे, कितना आएगा 115% बराबर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है इस पैकेट का 8,625। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए जब परसेंट हम यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। 5 के पाड़े से छोटा कर सकते हैं। देखिए 5 के पाड़े से ये कट जाएगा 23 बार। 5 दूनी 10, 5 तीन बार, ठीक है 5 से 23 बार। इसको काटते हैं 5 से, इन दोनों काट रहे हैं अभी हम। देखिए 5 एकम 5, 3 आया, 5 सत्ते 35, 1 आया, 5 दूनी 10, 2 पचम 25। क्या ये और कट सकता है? हो सकता है 23 के पाड़े से कट रहा हो। ठीक है, हम काट के देख लेते हैं, भाग देख के। देखिए 23 का भाग देंगे हम 17 25 में, तो देखिए लगभग 7 बार। देखिए 7 या 21, हाथ से लगी 2, 7 दूनी 14, 15 16, घटा के देखते हैं 1 1 5। हाँ कट रहा है दोस्तों, 23 पंजे 115, यानी कि ये इससे कट सकता है 23 से कितनी बार 75 बार। अब यहाँ क्या बचा कॉस्ट प्राइस बटे में 100 बराबर 75। तो क्रॉस गुणा यहाँ होगा दोस्तों 100 का 75 में, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 7500, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन आरआरसी रांची सिकंदराबाद मुंबई ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात 3:4 है। ये दो संख्या है पहली और दूसरी, इनका अनुपात कितना है 3:4। हम इसमें x लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात में है तो आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, यानी कि इन संख्याओं में से क्या घटा रहा है वो 3 घटा रहा है। देखिए हमने 3 घटा दिया। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटाया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, यानी कि ये अनुपात है पहली संख्या दूसरी संख्या का। जब इसमें से 3 घटाते हैं तो ये अनुपात कितना हो जाता है 2:3। तो ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है। हम इसको बराबर कर देते हैं। देखिए बराबर करते हैं 3x - 3 अपॉन 4x - 3 बराबर में 2/3। आगे देखते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए कैंची गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, साथ में x, यहाँ गुणा होगा
माइनस का 3 त्रिका 9 बराबर, इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8x माइनस 3 दूनी 6। देखिए इस 8x को यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसमें से घटेगा 9x में से 8x घट जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा x, और ये क्या है -6, और इसको यहाँ ले जाएंगे जब बराबर की तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 9 में से 6 घटेगा कितना आएगा 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या 3x है, दूसरी 4x है, तो योगफल कितना हो गया, इसका योग होगा 7x हो गया, कितना 7x। आपको रखना क्या है, आपको केवल यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आएगा आंसर 21, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 25 या 30 क्वेश्चन मैथ के आए हो सारे ही कठिन हो। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार भी रहते हैं दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरसी गोरखपुर ग्रुप डी में। देखिए क्या कह रहा है, जहां ए घन की एक भुजा है वहां घन का संपूर्ण सतही क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ये है आपका घन, और मैं आपको बार बार बताता हूं कि घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर। ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर। तो देखिए घन की भुजा क्या है, ए है, लीजिए घन की भुजा ए हो गई, और प्रत्येक भुजा होती है बराबर। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ, तो घन का संपूर्ण सतही क्षेत्रफल क्या होगा। याद रखिएगा, संपूर्ण सतही क्षेत्रफल ये होता क्या है दोस्तों, ये होता है घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। संपूर्ण सतही का क्षेत्रफल बोल दे या फिर बोल दे घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए ऐसा तो डायरेक्ट बोलेगा नहीं, ये तो इजी हो जाएगा, आप हाथ बता देंगे, इसलिए उसने आपको घुमाया। कैसे घुमाया, भाषा में। संपूर्ण सतही क्षेत्रफल, तो क्या पूछ रहा है आपसे, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल वो पूछ रहा है आपसे, या फिर आप कह सकते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों 6a², यानी कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। आप जरा ध्यान से सुनिए, अब आपको याद है, सवाल तो आपको याद है, आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, आपने कहा इसका आंसर 6a² आएगा। ध्यान रखिएगा एग्जाम में वो यहाँ सी ना कह दे। क्या, अगर उसने बोला घन की भुजा सी है तो इसका आंसर कैसे बनेगा, ये क्या है, भुजा तो है ही दोस्तों, तो ये क्या आंसर क्या आएगा इसका, 6c²। ये क्या है, भुजा है दोस्तों, भुजा है। तो आपको जो भुजा दी हो वो आप यहाँ रखेंगे। हो सकता है एग्जाम में यहाँ पर सी दिया हो और ऑप्शन में ये भी हो और ऑप्शन में ये भी हो, तो इस प्रकार के सवालों को जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में छोटे सवाल में ही सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने रखा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रेणी में। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। हम मान लेते हैं संख्या है x और y, ये दो संख्या क्या है, x और y। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करते हैं। देखिए पहली का वर्ग और दूसरी का वर्ग, इनका योग कितना दे रखा है, 68। फिर कह रहा है उनके अंतर का वर्ग, उनके अंतर कर लेते हैं। देखिए अंतर कर दिया मैंने, अंतर का वर्ग कितना है, 36। तो क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x इंटू वाई आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपको केवल फॉर्मूला लगाना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए लगाते हैं हम, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या कह रहा हूं मैं आपसे, a माइनस वी का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी है, 36। तो यहाँ रख देते हैं 36 बराबर x² प्लस y² कितना दे रखा है, 68। तो इस पूरे की जगह हम 68 रख देते हैं, 68 माइनस में 2xy। ठीक है, देखिए ये माइनस का 2xy है, बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। और ये देखिए ये कितना है, 68। जब हम 36 को यहाँ लाएंगे बराबर की इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -36। कितना आएगा, 2xy बराबर 68 में से 36 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ये आएगा 32। देखिए काटते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 16, यानी कि x इंटू वाई तो हमको निकालना था, तो आंसर कितना आया, 16, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने रखा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रेणी में, और ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर इनका अनुपात 3:5 हो जाता है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए दो संख्या है, पहली और दूसरी, इनका अनुपात कितना दे रखा है आपको, 4:7। ठीक है, अनुपात में है तो हम इसमें x लगा लेते हैं। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, देखिए प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, दोनों में हमने 8 जोड़ दिया, इसका अनुपात 3:5 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 3:5। तो ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, तो हम इसे बराबर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो बराबर करते हैं। देखिए अनुपात का मतलब है इसे हम बटे में लिख सकते हैं, देखिए हम इसे बटे में लिख सकते हैं, तो मैं बटे में लिख देता हूँ, बराबर में 3/5। इस सवाल की प्रैक्टिस दोस्तों आप ध्यान से अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना आता है तो ये आपको मदद करता है कहाँ, एज यानी कि आयु के चैप्टर में। तो देखिए गुणा करते हैं हम, क्रॉस गुणा, 5 चौक 20 x प्लस 8 पंजे 40 बराबर, यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा होगा, देखिए 7 21 और फिर होगा 8 24 प्लस के 24। x वाली संख्या एक तरफ, इस 20x को उठा के ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 21x में से 20x घटेंगे कितना आएगा x, और 24 को जब बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 40 में से 24 घटे कितना आएगा 16, तो x की वैल्यू आ गई 16। आपसे पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या दोस्तों 7x है। ठीक है ना, तो यहाँ पर केवल आपको x की वैल्यू रखनी है, रख देते हैं हम, x की वैल्यू कितनी है 16, 16 सत्ते कितना होता है 112, यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एग्जाम में आपसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है वो, ठीक है दोस्तों, इनका योग भी पूछ सकता है, वो कह देगा इसका योग कितना है, तो इसका योग कितना हो जाएगा 11x, तो 11x में मान रख सकते हैं आप। इसका अंतर भी पूछ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कुछ भी बता सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।